विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रूस, ईरान और भारत के कारोबारी रिश्तों की खबर के साथ। भारत की तस्वीर बदलेगा पुतिन का दांव। रूस ईरान ने किया 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार। ईरान और रूस ने भारत के साथ कारोबारी मार्ग बनाने के लिए $25 अरब के भारी भरकम निवेश को तेज कर दिया है। अब तक रूस से जो सामान भारत पहुंचने में 40 से 45 दिन लग जाते थे, वो अब सिर्फ 20 से 25 दिन में भारत पहुंच सकेगा। ईरान और रूस ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इन दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की काट के लिए $25 अरब की लागत से 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार किया है। ये रास्ता रूस के बिजनेस हब सेंट पीटर्सबर्ग को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। ये ज़मीनी और समुद्री रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को, वोल्गोग्रैड, अस्त्रखान से कैस्पियन सी के रास्ते ईरान पहुंचेगा। ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के सहयोग से विकसित किए जा रहे चाबहार पोर्ट से होते हुए सामान मुंबई बंदरगाह पहुंच सकेगा। अभी तक रूसी सामान को भारतीय बाजार में पहुंचने के लिए 40 दिन में 14,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही ये समय और दूरी आधी हो जाएगी। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस और ईरान के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट बेहद अहम है। ईरान चाबहार पोर्ट से लेकर तेहरान तक अपने रेल मार्ग का विस्तार कर रहा है। वहीं रूस भी चर्चित वोल्गा नदी को अजोव सागर से जोड़ने के लिए $1 अरब खर्च कर रहा है। इसके लिए नहरों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे साल भर मालवाहक जहाज आ जा सकें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस अरबों डॉलर के निवेश के बीच रूस और ईरान के जहाज अभी से इस रास्ते का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग ब्लॉक की महाशक्तियों के बीच कंपटीशन में आई तेजी से कारोबारी नेटवर्क अलग आकार ले रहा है। रूस और ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते को बनाने का मकसद भी यही है कि अमेरिका और उसके घटकों के दखल को कम किया जाए और अपने कारोबारी रिश्तों की हिफाजत की जाए। इस रास्ते के खुलने से अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं रह जाएगा। शायद यही कारण था कि पुतिन ने सी ऑफ अजोव को रूस का घरेलू समुद्र करार दिया है। $25 अरब की लागत से बन रहे इस रास्ते से भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है। इस रास्ते की मदद से उन सामानों को भी भेजा जा सकेगा जिसे पश्चिमी देश रोकते रहे हैं। इसमें हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इस रास्ते से पहली बार रूस का सामान मुंबई पहुंच चुका है। अगली खबर में बात करेंगे यमन में आले सऊद की हैवानियत के बारे में। यमन के सरहदी इलाकों में सऊदी अरब ने मचाया मौत का तांडव। 2909 लोग बने निशाना। सऊदी अरब ने सिर्फ एक साल में यमन के सरहदी इलाकों में मौत का ऐसा तांडव मचाया जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस साल अभी तक 2909 लोगों को अपने जुल्म और सितम का सीधा निशाना बनाया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए जबकि भारी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। राजे गांव में स्थित ग्रामीण अस्पताल के निदेशक अब्दुल्ला के हवाले से अलमसीरा ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि इस साल की शुरुआत से अब तक इस अस्पताल में सऊदी हमलों में जख्मी होकर आने वाले लोगों में 111 लोग शहीद हो चुके हैं और 790 अन्य घायल हुए हैं। इन लोगों में अफ्रीकी अप्रवासी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में हुए संघर्ष विराम के बाद से सऊदी सरकार के आपराधिक रवैये में कुछ भी बदलाव नहीं आया है, बल्कि सरहदी इलाकों में आले सऊद की हैवानियत में और बढ़ोतरी हुई है। आले सऊद और उसके घटक देशों के आतंकी यमन के सरहदी इलाकों में रिहायशी बस्तियों, घरों, खेतों, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। एक अन्य ग्रामीण अस्पताल मनबे के प्रबंधक अली अल-अयाशी ने कहा कि 2022 में इस अस्पताल में सऊदी गठबंधन के हमलों में जख्मी होकर भर्ती होने वालों में से 170 लोग शहीद हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल 1833 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। अली के मुताबिक इन लोगों में अफ्रीकी अप्रवासियों के नाम भी शामिल हैं। अयाशी ने कहा कि यमन में सीज फायर के बाद भी सऊदी गठबंधन के अत्याचार कम नहीं हुए। इस अस्पताल में आने वाले अधिकतर लोगों की हालत गंभीर होती है, जिन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद
शहरी अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है। अली अलायाशी ने कहा कि अस्पताल आने वालों में मोर्टार के हमलों से ज़ख्मी होने वालों से लेकर ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें सऊदी एजेंटों की ओर से बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद मरणासन हालत में कहीं फेंक दिया जाता है। इस अस्पताल में ऐसे लोगों को भी लाया गया जिन्हें टॉर्चर करते हुए तेज़ाब से जलाया गया या 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया था। यमन के इस वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सऊदी अरब यमनी और अफ्रीकी लोगों के खिलाफ टॉर्चर के ऐसे तरीक़े इस्तेमाल कर रहा है जो अमानवीय है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हैं। साथ ही सऊदी गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और यूरोपीय और साम्राज्यवादी देशों के साथ अपने गठजोड़ का दुरुपयोग कर रहा है। अगली खबर में बात होगी क्लाइमेट चेंज और बदलते मौसम के खतरों की। मुंबई, चेन्नई समेत दिल्ली के वजूद पर खतरा, इंडोनेशिया भी नई राजधानी की तलाश में जुटा। क्लाइमेट चेंज और बदलते मौसम के चलते चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े शहरों के वजूद पर गंभीर खतरा बना हुआ है। आने वाले 28 सालों में इन शहरों को समुद्र ले जाएगा और ये सब डूब जाएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पर भी कुछ ऐसा ही संकट मंडरा रहा है। अब वहां की सरकार नई जगह पर राजधानी बसा रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी संकट का सामना कर रही है। यहाँ भी 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में हलचल है। मुंबई, सूरत, चेन्नई और कोलकाता के कई हिस्से साल 2050 तक या तो समुद्र में डूब जाएंगे या फिर बार बार आने वाली बाढ़ से तबाह हो जाएंगे। ऐसा कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 3.1 करोड़ लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और हर साल बाढ़ के जोखिम का सामना करते हैं। साल 2050 तक ये संख्या बढ़कर 3.5 करोड़ और सदी के अंत तक 5.1 करोड़ पहुंच सकती है। ये अनुमान अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों पर आधारित है। फिलहाल दुनिया भर में 25 करोड़ लोग हर साल आने वाली तटीय बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले आइलैंड पर बसे कई देशों में कार्बन का उत्सर्जन नहीं के बराबर है और वो पहले से ही कार्बन न्यूट्रल बनने के रास्ते पर हैं। यानी कार्बन का जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही उसे सोख लिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी मात्रा में पहले से ही वायुमंडल में कार्बन छोड़ा जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम आज से कार्बन न्यूट्रल बन भी जाते हैं तब भी तटीय आबादी के लिए काफ़ी खतरा है। अगली खबर सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को लेकर है। थीफ ऑफ द ईयर का खिताब मोहम्मद बिन सलमान के नाम। अमेरिका की मशहूर मैगजीन न्यू रिपब्लिक ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान पर एक लेख प्रकाशित करते हुए कहा कि 2021 के शुरू में ही जो बाइडन प्रशासन ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए सऊदी सत्ता के आलोचक पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के लिए उन्हें जिम्मेदार बताते हुए कहा था कि बिन सलमान ने सऊदी अरब से बाहर रह रहे अपने आलोचकों को इसी तरह रास्ते से हटाने का समर्थन किया है। बिन सलमान को झटका देते हुए बाइडन प्रशासन ने इसके बाद यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह को आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर करते हुए सऊदी अरब के खिलाफ अपने कड़े तेवर दिखाए थे। न्यू रिपब्लिक ने बिन सलमान को थीफ ऑफ द ईयर का खिताब देते हुए कहा कि बाइडन प्रशासन के कड़े रुख के खात्मे के साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध में उलझे पुतिन और कोविड-19 का सामना कर रहे चीन को उभारने में व्यस्त शी जिनपिंग के बीच अकेले बिन सलमान ही बचते हैं जिन्हें थीफ ऑफ द ईयर का खिताब दिया जा सकता है। अमेरिका की इस मशहूर मैगजीन ने कहा कि हालिया कुछ वर्षों में कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं ने बिन सलमान के लिए जैकपॉट का काम किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जहां रूस की ऊर्जा उत्पादक देश की छवि को झटका लगा है, वहीं सऊदी अरब की तेल बाजार में छवि मजबूत हुई है। यही नहीं, सऊदी अरब ने रूस के साथ अपना कारोबार बढ़ाते हुए अपने बाजार के दरवाजे रूस के लिए खोल दिए और रूसी कंपनियों में भारी निवेश किया है। अमेरिका की भरपूर कोशिशों के बाद भी सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के साथ मिलकर तेल उत्पादन कम करते हुए यूरोप को भी संकट में डाल दिया। सऊदी अरब के आंतरिक मामलों को भी देखें तो बिन सलमान ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की है। वो ऑफिशियल रूप से देश के प्रधानमंत्री की बागडोर भी संभाल चुके हैं और इससे ये बात और साफ हो गई कि वो इस राजशाही के अगले वारिस हैं।
हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।